नमस्कार दोस्तों। बिल्कुल समय के अनुसार हम लोग फिर से लाइव हैं और आपका बहुत स्वागत है डी न्यूज़ नेटवर्क के फेसबुक लाइव पर। साथ ही आप हमें यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कैप्शन में लिखा था कि आज एक ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे जिनके राजनीतिक करियर के उतार चढ़ाव के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी एक बात आपको बताना चाहता हूँ। सभी के जीवन में एक सियासी खींचतान रहती है। राजनीति के बारे में हम लोग बात करें तो खूब उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। सामने आपके विपक्ष भी होता है। कभी आपने सोचा है कि किसी पुत्र के विपक्ष में उसके पिता आ गए हों? जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं अलीगढ़ के जवा ब्लॉक की शिव नारायण शर्मा जी से, जिन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो अपने पिता के खिलाफ थी, क्योंकि वो थे कट्टर भाजपाई और पिता हो गए थे कांग्रेसी। इस खींचतान, सियासी खींचतान पे पूरी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खुद शिव नारायण शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डी न्यूज़ नेटवर्क पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जहाँ तक है मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है, पिता पुत्र के अगेंस्ट में थे और सियासी खींचतान, कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ? बिल्कुल, आपने बहुत अतीत में मुझको पहुंचा दिया। बिल्कुल सच है, ये बात है 89 की। मेरे पिताजी शुरू में जनसंघ में थे, माननीय कल्याण सिंह जी के मित्र थे, काफ़ी दिन उनके साथ रहे। 77 के चुनाव के बाद शायद 78-79 में पिताजी में और आदरणीय बाबूजी में किसी बात पर मतभेद हो गए। पिताजी कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद पिताजी ने माननीय कल्याण सिंह जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया। कांग्रेस को डॉक्टर अनवर का चुनाव जीते थे। उसके बाद पिताजी डॉक्टर अनवर का के साथ कांग्रेस में बने रहे और प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पीसीसी के मेंबर बने। उसी बीच बात रही होगी 85 की, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, जो वर्तमान में आरएसएस के सह सरकारवाह हैं, वो अलीगढ़ जिले के प्रचारक थे। वो मेरे पास आए और संघ में उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। जब संघ की बात आई तो मैंने भी उसी समय, चूंकि पिताजी कांग्रेसी थे तो मेरी भी उस समय कांग्रेस की बात होती थी परिवार में, तो मैंने कहा हमारा परिवार तो कांग्रेसी है। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि कांग्रेसी तो सब हैं, ये हम बात कर रहे हैं हिंदुत्व की और राष्ट्रवाद की, आपको संघ से जुड़ना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी से प्रेरित होकर उनके साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गया। मुझे मेरी अपने गांव की शाखा मैंने प्रारंभ कराई और मुझे वहां का मुख्य शिक्षक बनाया गया। मुख्य शिक्षक के बाद मंडल कारवा बना। मंडल कारवा के बाद में यहाँ विभाग प्रचारक थे आदरणीय यतेन जी। 88 में संघ शिक्षा वर्ग, जिसे ओटीसी कहते हैं, वो माहेश्वरी इंटर कॉलेज में लगा और मैंने उन्हीं के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम शिक्षा वर्ग मैंने भाग लिया और मैं प्रथम ओटीसी, जिसे कहते हैं प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष ओटीसी हुआ। उसी भी संघ में मंडल कारवा, खंड कारवा के दायित्व के बाद, जैसा ऊपर बात रही होगी, मुझे सीधा भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा जमा मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया। जब मैं जमा मंडल का अध्यक्ष बन गया तो 89 में चुनाव थे विधानसभा के। माननीय कल्याण सिंह जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे और मेरे पिताजी चूंकि कांग्रेस में थे, वो डॉक्टर अनवर खां को चुनाव लड़ा रहे थे। मतदान के दिन पिताजी उनके चीफ इलेक्शन एजेंट थे डॉक्टर अनवर खां के। पिताजी अन्य बूथों पर निरीक्षण करने के निकल गए। पिताजी की वजह से मेरा परिवार भी पूरा कांग्रेस में हुआ करता था। पिताजी के जाने के बाद मैंने अपने परिवार से अनुनय मैंने किया। मैंने चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट नहीं मिलेगा तो मेरी जो छवि है वो थोड़ी खराब सी रहेगी और मुझे जो पार्टी में क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। पिताजी तो अन्य गाँवों में भी वोट डलवा देंगे। अगर आप लोगों की कृपा हो जाए तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल दें। मेरे निवेदन पर मेरा जो परिवार और खानदान था, जो कांग्रेस हुआ करता था, अक्सर मेरे गांव में अधिकतर वोट कांग्रेस के निकलते थे, सभी ने एकमुश्त होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला। शाम को पिताजी जब गांव वापस आए, पिताजी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने ये सोच करके मैंने अपने परिवार को गुमराह कर दिया है या उनको अपने प्रभाव में लेकर वोट डलवा दिए। पिताजी मुझसे बहुत नाराज हुए और लास्ट में उन्होंने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया बूथ कैप्चरिंग का। उसके बाद बाबूजी 91 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जब वो अतरौली पहली बार आए तो आदरणीय स्वर्गीय तुलसी प्रसाद अग्रवाल जी की डेयरी पर एक सभा हुई थी, उनका स्वागत समारोह था। मुझे आज तक याद है
मंच से बाबूजी ने कहा था कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार है तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उनमें से एक युवा ऐसा भी खड़ा है जिसके खिलाफ उनके पिताजी ने मुकदमा कायम कर दिया था। जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बात कही तो मेरा सीना चौड़ गया। मैं उस गम को और दुख को भूल गया जो पिताजी ने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कराया था। उसके बाद विवेचना बाबूजी के मुख्यमंत्री के बाद मुकदमा खत्म हुआ। ये था मेरा भारतीय जनता पार्टी में आने का और पिता पुत्र के मतभेद का कारण। वैसे पिताजी मुझे बेटे की तरह प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो अपने सिद्धांत पर थे। उनकी अलग विचारधारा थी, मेरी अलग विचारधारा थी। वो अपनी विचारधारा पर कायम थे, मैं अपनी विचारधारा पर कायम था। इसलिए एक वाकया ऐसा हुआ था कि मेरे खिलाफ ही मेरे पिताजी ने मुकदमा कायम कराया। नहीं, बेहद रोचक है। मतलब अक्सर लोगों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो दूसरे विपक्षी दल के होते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, दूसरे समाज के होते हैं, लेकिन ये पहला किस्सा मैंने सुना था जहाँ पिता और पुत्र का हुआ था। तो ये बूथ कैप्चरिंग का जो मामला था, ये बूथ कैप्चरिंग नहीं थी, ये एक परिवार के वोटों को डलवाने का मामला था। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। चूंकि भारतीय जनता पार्टी में कभी संस्कार ऐसे नहीं दिए जाते कि बूथ कैप्चरिंग की जाए। हमने अपनी बातों से अपनी विचारधारा को लेकर परिवार के पास गए और परिवार ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे स्नेह किया। उन्होंने सबने वोट डाल दिए थे, इसलिए पिताजी थोड़े नाराज हो गए थे और मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया था। ये सारी बातें। दूसरा प्रश्न मेरा, आपने बताया कि स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, सब लोग जानते हैं, वो आपके बहुत करीब थे। हर हिंदू वर्ग, हर धर्म का इंसान उनसे बहुत प्रेम भी रखता था। सार्वजनिक मंच से उन्होंने आपको दत्तक पुत्र का एक नाम दिया था और उन्होंने इसको मतलब पूरा भी किया। इस बात से आप सहमत हैं? मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आदरणीय बाबूजी ने हमेशा मुझे पुत्र तुल्य प्यार दिया। वो हमारे गार्जियंस थे। कभी भी कोई भी मामला रहा हो, अब 89 के बाद 92 में बाबूजी मुख्यमंत्री थे, मेरी शादी हुई थी। बाबूजी मुख्यमंत्री होने के बाद कोई भी व्यक्ति हो व्यस्त तो हो ही जाता है। शादी विवाह में केवल आशीर्वाद देने तक ही जा पाते हैं। मंच पर गए, स्टेज पर गए, आशीर्वाद दिया और चले गए। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बाबूजी ने मेरी भावनाओं पर बैठकर एक पिता का रोल अदा किया था और पूरे समय भावनाओं पर रहकर मेरी मुझे और मेरी पत्नी को उन्होंने आशीर्वाद दिया। केवल शादी नहीं, जब जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव मेरी पत्नी लड़ी, उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और माननीय ठाकुर दलवीर सिंह कैबिनेट मंत्री थे। अलीगढ़ में उनका खूब दबदबा था। बरौली विधानसभा क्षेत्र में ही मेरा गांव पड़ता था। माननीय जयवीर सिंह जी ने मेरे खिलाफ लोधी समाज के एक व्यक्ति को बसपा से टिकट दिलवाई थी। वो उस प्रत्याशी को जिताने के लिए रात दिन एक ही हुए थे। जब बाबूजी को पता पड़ा कि शिवनारायण शर्मा की घेराबंदी हो रही है तो उन्होंने स्वयं मेरे लिए सभा करने का निर्णय लिया और मुझसे कहा कि मेरा मन है कि तुम्हारे लिए मैं सभा करूँ। गोदा में सभा हुई थी, मुझे आज तक याद है। लोधी समाज के काफी लोग खड़े थे। बाबूजी ने मंच से कहा था कि शिवनारायण शर्मा का क्या गुनाह है, उसने हमेशा मन से वचन से हमारे साथ रहा है, पूरी विश्वसनीयता के साथ रहा है, वफादारी से साथ रहा है। तो आज की तारीख में अगर बिरादरीवाद के चक्कर में आप लोगों ने उसे वोट नहीं दोगे तो उसके साथ अन्याय हुआ। मेरा आह्वान है, आपसे निवेदन है सभी से, एक मुश्त होकर सब वोट दीजिए। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बाबूजी के एक आह्वान पर सर्व समाज ने मुझे भारी बहुमत से वहाँ विजयी बनाया था। बाबूजी कल्याण सिंह ने कभी भी कोई भी मौका आया हो, मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार दिया है। आज मैं उनके श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके दिए हुए संस्कार आज भी मेरे अंदर, मैं प्रयास करूँगा कि उन्होंने जो भी मुझे संस्कार और विचारधारा दी है उसको आगे बढ़ाता रहूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ना ही दत्तक पुत्र का नाम दिया था, लेकिन फर्ज भी निभाया उन्होंने। शायद मुख्यमंत्री रहते हुए भी आपकी शादी में आए थे और काफ़ी देर रुके थे, ये बात भी आपने बताई। चलिए, ये तो होगी राजनीतिक की बात कि आपके पारिवारिक, आपकी जो जीवनचर्या थी उसमें। अब मैं राजनीति की तरफ आता हूँ और पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा। हाल ही में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक सार्वजनिक मंच पर यह बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में ताज़ा हालातों में ब्राह्मणों के हालात बहुत खराब है, ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो को जो ब्राह्मण प्रेम उमड़ रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं तो वो जाति जाति का खेल खेलना शुरू करते हैं। और यह पूरा प्रदेश नहीं, देश जानता है कि मायावती और मुलायम सिंह जी की पार्टी में जितना जातवाद है वो किसी दल में नहीं है। आज मायावती जी ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात करती हैं। आपको याद होगा कि यही बहन जी थी जिन्होंने तिलक, तरजू और तलवार
इनको मारो जूता चार का नारा दिया था, आज वो ब्राह्मणों को सम्मान देने की बात करती हैं। मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण कभी जातवादी नहीं रहा, ब्राह्मण की सोच राष्ट्रवादी रही है, और इस देश में कोई राष्ट्रवादी दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार ब्राह्मण का समर्थन मिलता रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा। ब्राह्मण को कोई बहका नहीं सकता, ब्राह्मण को कोई गुमराह नहीं कर सकता। ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी कौम है और समाज का नेतृत्व करता है, और नेतृत्व करने वाली जाति को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सपा बसपा के बहकावे में यह समाज नहीं आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्व की तरह ही ब्राह्मण समाज अपना समर्थन देता है। कम शब्दों में पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण खुश है? पूरी तरह से खुश है, पूरी तरह से। मैंने पहले ही कहा कि अगर आज देश की केंद्र सरकार मोदी जी की हो या प्रदेश की योगी जी की, दोनों ही अपनी अपनी जगह राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के खिलाफ कोई भी काम उस उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, और ब्राह्मण चूक राष्ट्रवादी रहा है, इसलिए उसकी सोच भी भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। दोनों एक दूसरे को पूरक है। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, अगर आपके कोई सवाल है शिवनारायण शर्मा जी से तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बीच में कोई भी चीज़ आपको लगती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम मुझे वो सवाल बताएगी, मैं तुरंत शिवनारायण शर्मा जी से वो सवाल पूछूंगा। और आपसे अनुरोध भी है कि कृपया इस वीडियो को शेयर भी करते रहें। सर, इसी कड़ी में अगला सवाल मेरा ये है, चुनावी दौर चल रहा है, लगभग बिल्कुल हर जगह बच चुका है, उत्तर प्रदेश की हर पार्टी मैदान में है अपने। सीधा सवाल, 2022 में शिवनारायण शर्मा जी की क्या भूमिका रहने वाली है? शिवनारायण शर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस की पार्टी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता कहता हो, तो यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व का निर्देश जिस कार्यकर्ता को जैसा भी मिलता है उसको पूरा करने का काम करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। जिस प्रकार का भी आदेश निर्देश पार्टी का मुझे मिलेगा, वो चाहे फर्श बिछाने का काम हो, चाहे बूथ डरवाने का काम हो, चाहे पर्ची बनाने का काम हो, चाहे उससे ऊपर संचालन का काम हो, जैसा भी पार्टी निर्देश दी उसका अच्छे से पालन करने का काम शिवनारायण शर्मा करेगा। तो मतलब जो खबरें उड़ रही हैं, अगर उनके बारे में पूछा जाए तो जो पार्टी आपको काम देगी आप उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे? जी जी। अब बात करते हैं बीते 4.5 वर्ष की। 4.5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है। आपके अनुसार काम कैसा हुआ है? क्या पंक्ति में खड़े आखिरी इंसान तक कुछ चीजें पहुंची हैं? भारतीय जनता पार्टी का मूल जो सिद्धांत है वो अंत्योदय है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राजनीतिक दल जब बना था तो भारतीय जनसंघ था, और जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उन्होंने अंत्योदय का नारा दिया था। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही कम लोग पूछ पाते हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के बारे में कोई नहीं सोचता। चूंकि यह हमारी पार्टी के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का मूल मंत्र है। उनका विचार है कि जब तक विकास की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं हो जाता, तब तक इस देश का और राष्ट्र का भला नहीं हो सकता। अंत्योदय का नारा भी भारतीय जनता पार्टी में दिया था। उसी अंत्योदय के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में, इस वैश्विक महामारी में, जहां पूरे विश्व में त्राहे त्राहे मची हुई थी, उस समय ही उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने इस कोरोना से निजात दिलाने के लिए न केवल स्वास्थ्य टीम लगाई, बाकी जिन लोगों के रोजी रोजगार छूट गए, जो भुखमरी के कगार पर आ गए, वो कोई भी व्यक्ति इस देश और प्रदेश में भूखा न रहे, यह केंद्र और प्रदेश सरकार ने बखूबी इंतजाम करने का काम किया। आपको पता होगा, अब भी चल रहा है, हर व्यक्ति को 5 किलो प्रति यूनिट निःशुल्क राशन देने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। यह अंतिम व्यक्ति जो विकास के पायदान पर खड़ा हुआ है, उस तक सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश की केंद्र सरकार की पहुंचे, इसका पूरा प्रबंधन करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार ने किया है। अभी आपने कहा 4.5 साल हो गए, हम चुनाव में जा रहे हैं। चुनाव में जाने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही कहूंगा कि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित होने के बाद अगर उन्हें चिंता थी तो देश के प्रत्येक नागरिक की चिंता थी, प्रत्येक व्यक्ति की चिंता थी। और कोरोना से निजात पाने के बाद ही उन्होंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, और दौरा करने के बाद जब दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में जब विश्व में काफी जनहानि हुई, मेरे देश में भी हुई,
देखिए उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमें कम से कम जनहानि हुई और बहुत जल्द इस कोरोना के संकट से देश को बाहर निकाला। तो मतलब ये तो हुई हमारे प्रदेश स्तर की बात। अब मैं आता हूँ जिले स्तर पे। भाजपा के 7 विधायक हैं, सांसद महोदय। अलीगढ़ के आसपास के विकास को लेकर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का अलीगढ़ में चौगोर विकास है। मेरे विचार से सड़क सुरक्षा, बड़ा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। अलीगढ़ के 7 विधायकों ने, अलीगढ़ के दोनों सांसदों ने जो जितने भी जनहितकारी निर्णय थे, जनहितकारी कार्य थे, जनहित के कार्य थे, उनको पूरा करने का काम किया है। मेरे विचार से अलीगढ़ में पुणे हम 2022 में 7 की 7 सीटें जीतेंगे। मतलब और प्रदेश स्तर की मैं बात करूं तो सीटों का आंकड़ा हर पार्टी आ रही है, कोई 400 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है। शिव नारायण शर्मा जी की क्या सोच है, कहां तक आप सोचते हैं? मेरी सोच है कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में 350 प्लस हमारा नारा भी है पार्टी का। पहले में 300 प्लस का नारा दिया था आदरणीय अमित शाह जी ने, तो 303 सीट जीते थे हम। इस बार 350 का नारा है और हम इस नारे को पूरा करेंगे और जो हमको मिला है लक्ष्य उसको निश्चित ही पूरा करेंगे, पूर्ण विश्वास मुझे। देखिए जय यादव जी हैं और काफी युवा हैं और हर चीज में आगे रहते हैं। इनके तुरंत एक सवाल आया, जो हेल्पलाइन नंबर कोरोना के समय में अलीगढ़ भाजपा ने जारी किया था, उससे कितने लोगों को मदद मिली? काफी लोगों को मदद भी मिली। वो भारतीय जनता पार्टी के उसका संचालन, उसको देख रेख मेरे हाथों में थी। जिनके भी टेलीफोन आए, किसी को भर्ती कराने का काम हो, किसी को इंजेक्शन दिलाने का काम हो, किसी को ऑक्सीजन दिलाने का काम हो, जितने भी सूचनाएं हमारे पास आई, जितने लोगों की डिमांड थी, उनको सबको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने भरसक किया। जय यादव जी, मुझे लगता है आप तक आपका जवाब पहुंच गया होगा। फिर भी अगर कोई युवा साथी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, अगर उनके कोई भी सवाल है तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। शिव नारायण शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अलीगढ़ वासियों से आप कोई अपील, कोई अनुरोध, मतदाता आ रहे हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके अभी तक वोट नहीं मिले होंगे, आप उनके लिए क्या कहेंगे? मेरा खासकर आपने बहुत बड़ी बात कही युवाओं की। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इस देश का भविष्य युवाओं के कंधों पर है और मेरा युवाओं से विशेषकर अनुरोध है, वह किसी के बहकावे में ना आए, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की तरफ जाएं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें, आपको पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी मिलेगा। यही मेरी युवाओं से निवेदन है, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। एक और हैं हमारे राजकुमार भारद्वाज जी, वो लिखते हैं, आपके अच्छे कार्य विचार भविष्य में दिखाई देंगे। उम्मीद है आगामी चुनाव में आप एक प्रत्याशी बने। हम आप पर पूर्ण विश्वास करें। बीजेपी की विजय के साथ सभी मिलकर कार्य करें, सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जो भी मेरे विषय में अच्छा ही सोचेगा, जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का होगा, मुझे स्वीकार होगा। जैसा निर्णय पार्टी का मिलेगा उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी शिव नारायण शर्मा जी। मैं प्रयास कर रहा हूं कि और भी कोई प्रश्न हो तो मैं जल्दी से पूछूं। अगर इस इंटरव्यू के बाद अगर आपके पास फिर भी कोई सवाल बचते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सभी कमेंटों का जवाब खुद दें। बिल्कुल 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 दूंगा, निश्चित दूंगा। और हमारी जनता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें, अलीगढ़ वासियों के लिए कुछ कहना चाहें, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो भी खत्म करेंगे। मेरा अलीगढ़ की जनता से विशेषकर निवेदन है, चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका जरूर पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका पालन करते हुए इस कोरोना से हम सबको लड़ना है। इसके साथ सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जो क्लोजिंग कमेंट था वो था कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। आप कमेंट में जरूर कह सकते हैं कि हम लोगों ने मास्क नहीं लगाए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब इंटरव्यू लेते हैं तो मास्क से जो आवाज की दिक्कत आती है, इस वजह से हम लोगों ने मास्क लगाया था। हालांकि जब आप ऑफिस में आए थे तो अपने मास्क लगा रखा था। कोई और सवाल है? मेरी टीम के एक और युवा है, एक सवाल जल्दी से दिखा रहे हैं। किसका सवाल है? राष्ट्रवाद का झांसा देकर पिछड़ों को हक का शोषण हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज्यादा सम्मान मिला है तो सर्व समाज को मिला है। और कभी नारा लगता था, कभी आरोप लगता था भारतीय जनता पार्टी पे, जिस सवर्णों की पार्टी है, लेकिन आज की तारीख में अगर यह आरोप लगाना किसी राजनीतिक विद्वता के कारण ही हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को पूरा सम्मान दिया है और आगे भी सम्मान देगी।
पुष्पेंद्र कुमार जी, आपका एक और कमेंट आया, मुझे लगता नहीं है कि ये पूछना चाहिए, फिर भी मैं बोल देता हूँ। भाजपा ने तालिबान का समर्थन क्यों किया है? भारतीय जनता पार्टी कभी तालिबान की समर्थक नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तालिबान की विरोधी रही है और बहुत जल्दी आपको सुखद सूचना मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों, लगभग मुझे लगता है कि आपके सारे कमेंट मैंने पूछ लिए हैं। अभी मेरी टीम बता रही है कि पीछे से किसी के 2 और कमेंट्स आए। मैं चाहूंगा कि मैं उनके भी सवाल ले लूं। मुझे सवाल बता सकते हैं आप? बीजेपी से शिवनारायण शर्मा जी को एमएलए की टिकट मिले। हाँ, लोगों की यही है, काफी लोग ऊपर भी यही बात कह चुके हैं, आपको प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ये उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश और निर्देश होगा उसका मैं अक्षर से पालन करूंगा। मैंने कभी आज तक टिकट नहीं मांगी है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही बना रहना चाहता हूं। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी कभी मुझे इस योग्य समझे और टिकट देगी तो मैं निश्चित ही उनके जो निर्णय है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो दोस्तों, आप थे हमारे साथ शिवनारायण शर्मा जी। राजनीति में आने का जो उनका था कि राजनीति में क्यों आए, उन्होंने बताया। पिता पुत्र का जो विवाद था वो भी उन्होंने बताया, आगामी दिनों के बारे में बताया। फिर भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हो तो आप बेझिझक इनसे पूछ सकते हैं। और मैं फिर से ये कहूंगा कि अगर आपका कोई कमेंट रह गया है तो आप इस वीडियो में आप छोड़ सकते हैं, वो खुद इन सभी बातों का जवाब देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपने जवाब जरूर दें। इसी वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।